नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में प्लेटफॉर्म का जो नया वॉल्यूम आया है जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है साथियों, उनमें आज कॉमन पेपर का जो 40 क्वेश्चन है, पेपर नंबर फर्स्ट का 40 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, आप सबको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में सफल होना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी ही यहाँ से हेल्प मिलेगा। तो साथियों, अंत में जो है आपको बताना है कि इन 40 क्वेश्चन में से आप लोग कुल कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि 7, 3, 5, 8 इस तरह से संख्या है और इसकी माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साथियों कि इन संख्या को एक आरोही या अवरोही क्रम में हम पहले सजाते हैं। तो चलिए इस संख्या को हम आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या होगा, 3 के बाद 5 होगा। 5 के बाद देखिए 7 है तो 7 होगा। 7 के बाद यहाँ पे 7 से पहले है 6, तो 6 को यहाँ पर लेंगे हम। उसके बाद 7 को, उसके बाद 8 को, और उसके बाद 9 है, और उसके बाद देखिए 10 है। 10 के बाद देखिए कौन है, 10 के बाद सीधे डायरेक्ट 12 है। तो इस तरह 2 9 4 2 3 6 8 संख्या हो गया। इसके जो बीच वाली संख्या होती है वही जो है माध्यिका होती है। तो इधर से 3 हटाएंगे और जो है इधर से 3 हटाएंगे तो बीच में यानी कि 7 और 8 के बीच में यानी कि 7.5 या इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड भी देंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 31 का बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनको समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करें इतना का, और आप लोग को दिया है। तो देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर तोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिएगा कि आपको 10 स्क्वायर a हो जाएगा, और प्लस 2 10 a हो जाएगा, यानी कि माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक पहले हम जो है सेक स्क्वायर ए को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 स्क्वायर ए में से सेक स्क्वायर ए को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को अगर जोड़िएगा या घटाएगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। इस प्लस 2 10 ए हो जाएगा। क्या होगा, 2 10 ए। तो इतना कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, 1 और 1 माइनस प्लस कट के, यानी कि 2 10 ए होगा। और 2 10 ए में कॉट ए से गुना कीजिएगा तो कॉट ए से, यहाँ पे कॉट रैंड का मल्टीपल 1 होता है। तो हमारा आंसर इस प्रकार 2 नंबर हो जाएगा। 32 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 को हम देखते हैं। 33 नंबर है कि यदि इतना बराबर इतना एक समांतर 3 क्रमागत पद है जो ए का मान ज्ञात किया और ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में तभी होगा जब इसका डी जो है डी बराबर होगा। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है कि यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। तो इस तरह से अगर सॉल्व कीजिएगा तो a माइनस 2/3 ये बराबर हो जाएगा आपको किसका, 2 माइनस a का। हो सकता है कि आप लोग को जो है यहाँ पर देखने में समस्या बन रही होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a माइनस 2, 3a माइनस 2 बराबर लिख सकते हैं साथियों 6 माइनस 3a। तो इस तरह से हमारा a बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 8/6, काट के निकालिएगा तो 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि यानी कि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल आसान सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है तो देखिए कोई धनराशि P है, ये 6.25% की दर से यानी कि 2P हो जाता है। तो ये समय पूछता है कितने समय में होता है, और ब्याज जो है 6.25। तो देखिए ये 2P जो हो जाता है ना, 2P में जो है ब्याज भी हमारा है और मूलधन भी है। यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, P यानी कि ब्याज होगा और P हमारा मूलधन है। तो कहने का मतलब है कि P पर जो है हमें P ब्याज मिलता है, यानी कि 100% हमें यहाँ ब्याज मिलता है। साथियों 100% ब्याज यहाँ पे हमें मिलता है। प्रश्न कहता है कि एक वर्ष में 6.5% ब्याज मिलता है, इतना प्रतिशत ब्याज कितने समय में मिलेगा। तो इसको हम 6.25 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह डिवाइड कीजिएगा तो आपको जो है 16 छाके यानी कि 16 हो जाएगा। 16 गुना या इतना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर दिया है कि भाज्य बराबर इतना है, शेषफल 13 है, भाजक जो है भागफल के 1/3 के बराबर है, तो भाजक क्या है? तो यानी कि आप लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला जानते हैं। तो भाज्य बराबर आपको दिया है 2200, कितना 2200 बराबर कहता है कि जो भागफल का 1/3 यानी कि भागफल के 1/3 यानी कि एक अगर x होगा तो दूसरा जो है भागफल 1/3 हो जाएगा इसका। और ये दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 13 दीजिएगा, ये हमारा ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो इस तरह से अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो जो x का मान निकलेगा वो आपके सामने क्या निकल के आएगा, x का मान 27 निकल के आएगा। तो यह सवाल आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो कैसे? तो जैसे a को 27 मानेंगे तो उसका 1/3 करेंगे, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है कि इसको भी हम कर सकते हैं कैसे। ऑप्शन ये बेस्ट तरीका है सवाल को करने के लिए। तो x के जगह पर अगर हम 2 देंगे, पहला ऑप्शन दे करके देखते हैं। तो x के जगह पर 2 देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4। तो 2 के पावर 6 में से 2 की पावर 4 घटेगा तो ये 3 के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। यहाँ ये देखते हैं x पर पावर -2 दे करके। तो x पर पावर अगर -2 देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 पे पावर -2 प्लस 4 -2 की पावर -2 प्लस 2। तो देखिए -2 प्लस 2 यानी कि यहाँ पर पावर 0 हो जाएगा, और 0 किसी संख्या 0 पावर आता है तो उसका मान 1 होता है। और यहाँ 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2, तो 2 पे पावर 2 यानी कि 4 में से 1 घट जाएगा, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, जो कि 3 पूछ जाएगा यानी कि LHS बराबर RHS। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर देखिए कि कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र यानी कि मान लीजिए एक वृत्त है, केंद्र O पर जो है उसकी QR से जो है ना QR एक जीवा QR जो है 130 डिग्री का कोण बनाती है। Q और R जो है QR 130 डिग्री का, यहाँ पर 130 डिग्री का कोण बनता है। और QR से जो एक स्पर्श बिंदु है इस तरह से आप लोग दिया है, और यहाँ पर जो है 130 डिग्री का कोण बनता है। तो पूछता है कि ये कोण कितना होगा। तो इन दोनों कोण का योगफल जो होता है ना 180 डिग्री है। ये अगर ये कोण 130 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 130 डिग्री है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासे के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। तो साथियों जैसे दो पासे को अगर फेंका जाएगा तो कुल घटना की संख्या कितना हो जाएगा 36, 6 गुना 6 36। 36 में जो है दो पासे को 12 कौन कौन आएगा, तो 3 या 4 आएगा तब 12 होगा, या 4 या 3 आएगा तब 12 होगा, या 6 या 2 आएगा तब 12 आएगा, या 2 या 6 आएगा तब 12 आएगा। तो इस प्रकार होने की घटना कितनी है, तो 4 है। तो इसको काटिएगा तो हमारा आंसर 1/9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI का वर्तमान में प्रमुख कौन है। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो CBI का जो वर्तमान में प्रमुख है वो आपको हो जाएगा परवीन सूद। क्या होगा, परवीन सूद। रवि सिन्हा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो ये वर्तमान में जो है ना RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो है प्रमुख है। तपन कुमार डेका जो है ये वर्तमान में आपको हो जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप लोग IB के बारे में जानते होंगे, तो IB का जो है वर्तमान हेड तपन कुमार डेका है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि 2024 कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा TM कृष्णा और नीना प्रसाद। तो इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है
कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीती है। तो इसका विजेता टीम जो है वो आप लोग जानते होंगे कि आरसीबी है। कौन है? आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और ये दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, कितने भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 का पुरस्कार जीता है। तो 2024 में जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले जान लीजिए। और ये 5 भारतीयों को दिया गया है, जिसमें एक तबला वादक है जो जाकिर हुसैन, एक बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया है, एक गायक है शंकर महादेवन, और जो एक है आपको एल सेल्वा गणेश है आपको, और जो है एल सेल्वा गणेश राजगोपालन, ये पांचों को जो है दिया गया है ग्रैमी अवार्ड, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, साइमन हैरिस अप्रैल 2024 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड के साइमन हैरिस प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि आयरलैंड जो है, आयरलैंड इसकी राजधानी कहाँ है। तो आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है। कहाँ है? डबलिन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला 44 नंबर देखिए कि अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत कौन से स्थान पे है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है। तो ये 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और इसकी स्थापना के कारण ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत कजाकिस्तान जो संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन है ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में ही किया गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, अस्थाना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन अभ्यास होता है? तो वो है काजिंद अभ्यास। कौन है? काजिंद है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि 2023 का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ये आपको हो जाएगा प्रभु तिरुमनन। ये जो कि तिरपल जंपर है, यानी कि तिरपल जंपर खिलाड़ी है। तो आप तो इसको ध्यान रखेंगे और आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1874 ईस्वी में। आपको बताना है कि सिविल सेवा परीक्षा में जो है सफल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और किस ईस्वी में? तो 1864 ईस्वी में उन्होंने सिविल सेवा एग्जाम को क्वालिफाई किया था। अगला देखिए 48 नंबर है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहुना बाई, ये सब सभा है। सभा के लिए निम्नलिखित विकल्प में से सही का पहचान करें। तो प्रार्थना समाज क्या हो जाएगा? तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन गलत होने के बाद देखिए अगला है कि यंग इंडिया किसकी है। तो महात्मा गांधी की है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लोकहितवादी किसका है? तो गोपाल हरि देशमुख का हो जाएगा। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबाबाई फुले की। और जो है रहनुमाई की आपको हो जाएगा नौरोजी फुरदौलन जी की। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 48 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग क्या लगाए हैं वो जरूर बताना साथियों। अगला है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचिता कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जो लोकप्रिय बनाया था वो राम प्रसाद बिस्मिल था। कौन था? लोकप्रिय बनाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल था। लेकिन इसके जो रचनाकार थे वो बिस्मिल कौन थे? तो इसके जो रचनाकार थे आपको हो जाएगा बिस्मिल
बिस्मिल क्या हो जाएगा, बिस्मिल आपको अजीमाबादी हो जाएगा। क्या होगा, इसके रचयिता कौन है, तो बिस्मिल अजीमाबादी हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, कोई नहीं। भगत सिंह का एक नारा काफी प्रसिद्ध है और एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने कहा था कि क्रांतिकारी की जो धार है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्या होती है, क्रांतिकारी धार जो है वैचारिक पत्थर पर ही रगड़ने से आती है। तो ये नारा भगत सिंह का ही है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि किस कॉलेज कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर कि श्यामदास कॉलेज भावनगर। यहाँ पे ए नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। महात्मा गांधी की जो जयंती है 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अहिंसा दिवस। ध्यान रखिएगा। इसकी जन्म जो है पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। साथियों, संथाल विद्रोह जो है ये जनजातियों का सबसे बड़ा भारत में हुआ हिंसक विद्रोह माना जाता है। और संथाल विद्रोह जो है आपको कहा जाए तो ये जो है आपको 1857 की जो क्रांति है इसकी पूर्वगामी इसे माना जाता है। पूछ सकता है कि किस विद्रोह को जो है 1857 क्रांति का पूर्वगामी माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। क्या होगा, अश्विनी कुमार दत्त यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है कि 1907 यानी कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था। तो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था। और 1907 के बाद जो किसका नियंत्रण हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा नरमपंथी का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रथम सत्याग्रही जो था वो विनोबा भावे थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय ब्रह्मदत्त थे। सीआर दास जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे सी देखिए कि विलियम बेडरवन 1907 कांग्रेस। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। विलियम बेडरवन जो है ये 1910 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये आपको बता दो कि ये कांग्रेस का अधिवेशन जो है आपको इलाहाबाद में हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता विलियम बेडरवन के द्वारा किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित उद्योग को से मिलान कीजिए। तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए बेंगलुरु जो कर्नाटक में है ये आपको वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा छत्तीसगढ़ है, कोरबा छत्तीसगढ़ आपको कोरबा जो है यहाँ पे रूस के सहयोग से जो है एक एल्युमिनियम फैक्ट्री की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है 2 बी के लिए बी हो जाएगा। जमशेदपुर लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और मालजाद खंड आप लोग जानते होंगे ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जो भारत का सर्वाधिक तांबा मध्य प्रदेश में ही उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर 3 हो जाएगा। 3 के बाद 4, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो नगर में जो है वो 31% हो जाएगा और जो ग्रामीण जनसंख्या है यानी कि 69% ग्रामीण जनसंख्या है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 57 नंबर देखिए कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है। तो सोमेश्वर जो है ये आपको हो जाएगा शिवालिक में। सोमेश्वर पहाड़ी है कहाँ, तो ये आपको बता दूं बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और इसी शिवालिक का भाग है। शिवालिक एक नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग एक पर्वत जानते होंगे कैमूर का पठार। तो कैमूर का पठार जो है विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। साथियों विंध्याचल श्रेणी जो है
ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो अलग करने का काम है विंध्याचल पर्वतमाला के द्वारा ही किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी को याद करेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी या नदी उपनदी कौन सी है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पुनपुन, क्योंकि पुनपुन की लंबाई जो है केवल 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर है। तो आप लोग तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोसी नदी के बारे में आप लोग से काफी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 59 नंबर देखिए कि निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ वायनाड केरल, दंडकारण्य मध्य प्रदेश, मलनाड कर्नाटक या उपर्युक्त में से एक सटीक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है दंडकारण्य जो है ये आपको मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपको जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? दंडकारण्य पठार है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मलनाड ये कर्नाटक में है, वायनाड केरल में है, तो ये सब आपका सही है। अगला देखिए 60 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जो है जनजाति कौन सी है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है यहाँ पे भील जो है, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो 60 का ए नंबर एकदम सही उत्तर है। अगला देखिए 61 नंबर है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो भारत में आप लोग देखते होंगे कुछ यहाँ पर जो है इस तरह से आप लोग का जो लोकेशन है इस तरह से म्यांमार हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से बाउंड्री बनाता है। तो सबसे ऊपर में जो है अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम इस तरह से है। ये चारों राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ 61 का जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो म्यांमार भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो ये लगभग आपको 1643 किलोमीटर जो है म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बता दूं कि कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है ये आपको एक दूसरे को किस पठार पे? तो ये आपको हो जाएगा बघेलखंड का पठार और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है इसे ही भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, किस राज्य में काटती है? तो ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़। ये 63 पर देखते हैं 63 नंबर है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है तो वायु की अपेक्षा जल में अधिक, वायु की अपेक्षा जल में कम या वायु और जल में दोनों समान। तो न्यूटन ने जो अपनी सिद्धांत दिया था इसमें बताया था कि जो प्रकाश का वेग होता है वो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन आप काफी साथियों को लगेगा कि गलत है, लेकिन बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आपको प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन होता है। ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, ताप बढ़ने के साथ घटता है, ताप परिवर्तन से अप्रभावित या उपर्युक्त एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि शैवाल या पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 66 नंबर है कि ओम के नियमानुसार होता है। तो ओम ने जो अपना नियम दिया था उन्होंने कहा था कि नियत ताप पर जो है विभवांतर जो है धारा का समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं भी बराबर आर आई। तो ये आप लोग को आर बराबर भी बटा आई फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ओम के द्वारा दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि जीवों में प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना का स्रोत कौन है?
तो प्रोटीन के निर्माण में सूचना का जो स्रोत है यहाँ पे डीएनए हो जाएगा। क्या होगा? डीएनए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन के निर्माण कौन करता है, तो आरएनए। निर्माण कौन करता है? तो आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या है? तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला 68 नंबर देखिए कि इनमें से कौन सा एंजाइम्स स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो स्टार्च को जो सरल शर्करा में, पेप्सिन की अगर बात करें तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है। लैपेज जो है वसा का पाचन करता है, और स्टार्च का जो पाचन करता है वो इमाइलेज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही उत्तर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए कि जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अपघटक, एकदम सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। तो क्योंकि यह फेफड़ा में शोथ का कारण बनता है, क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षाघ को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह आरबीसी की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम कर देती है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा आपको यह हो जाएगा कि क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षाघ को नुकसान पहुंचाता है। तो बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 70 के लिए बी। तो साथियों ये रहा आपके सामने जो कि 40 कॉमन पेपर है। इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी आप भी चाहते हैं कि इससे ज़्यादा विश्लेषण के साथ, तो वो भी बताइएगा, आपको इससे ज़्यादा भी विश्लेषण के साथ आपको बताया जाएगा। तो कैसा रहा तो आप लोग जरूर बताना। तो थैंक यू, जय हिंद।